6 लोग हैं जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, और हमारे मुताबिक उनको शायद सुसाइड वॉच पे होना चाहिए। एक हैं इंडिया के मशहूर रिटायर्ड फ़ौजी अफसर, हालांकि फ़ौजी अफसर उनको कहना गलत होगा, वो सरकार के दलाल कहना उनको ज़्यादा दुरुस्त है, जीडी बख्शी साहब। दूसरे हैं अगेन सरकार के दलाल गौरव आर्या साहब। तीसरे हैं सरकार के दलाल अर्नाब गोस्वामी। इन तीनों बंदों ने माशाल्लाह कई दफ़ा पाकिस्तान फ़तह किया, कई दफ़ा पाकिस्तान को तबाह किया, कई दफ़ा हमारे न्यूक्लियर एसेट डैमेज किए, हमारे सैकड़ों जहाज़ गिरा दिए, हमारे कई बंदे कब्ज़े में ले लिए, और फिर इन तीनों ने अल्लाह की मेहरबानी से सबको वापस छोड़ दिया, पाकिस्तान भी रीबिल्ड कर दिया। जितना बुरा एक्सपोजे इन्होंने मोदी सरकार, अपने मीडिया और अपनी मिलिट्री की लैक ऑफ एबिलिटी का किया है, वो शायद पाकिस्तान अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में नहीं कर सकता था। अगर आप आज आसिम मुनीर साहब को कहें कि आप स्क्रिप्ट लिख के दें जो गोदी मीडिया, नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी को तबाह कर देगा, तो वो भी इतना अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते थे जितना इन 3 बंदों ने लिखा। ये जो थे इंडियन साइड पे, 3-4 लोग हैं पाकिस्तान की साइड में, मैं चंद के नाम लूँगा जिनकी मेरे ख्याल से बहुत ही अहम किरदार था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में बहुत चीज़ें बेनकाब करने के लिए। एक आदिल राजा साहब, उनको भी मैं आर्मी का ऑफिसर नहीं मानता, क्योंकि उनका डिसिप्लिन, उनकी गुफ्तगू अनबिकमिंग ऑफ अ मिलिट्री प्रोफेशनल है। उन्होंने इंडियन मीडिया पे जाके बाकायदगी से कहा कि पहलगाम का टेररिस्ट अटैक जो पूरे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के लोगों ने कंडेम किया, उनका कि जनरल आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पे करवाया है। शायद वो भूल गए हैं फ़ौज कैसे ऑपरेट करती है, MI कैसे ऑपरेट करती है, ISI कैसे ऑपरेट करती है। हम मानते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, लेकिन वो अनचेक्ड नहीं होती। एक तो उनके पास चीज़ का सबूत कोई नहीं था। उन्होंने कहा मेरे ज़राए ने बताया। जो भी उनको ज़राया था वो उनके साथ लतीफ़ा खेल रहा था, उनको ट्रोल कर रहा था। आदिल राजा साहब ट्रोल हो गए। आज के बाद अगर PTI ने आदिल राजा का नाम लिया, उसको रीट्वीट किया, उसकी कोई कही हुई बात पे यकीन किया, तो उनसे बड़ा जाहिल, बेवकूफ़ और मुल्क दुश्मन नहीं होगा। मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ हम एम ही इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सोच समझ के ये बात करते हैं कि स्टेट ऑफ वॉर के अंदर आप दुश्मन के मीडिया में जो पाकिस्तान के सिविलियंस को कत्ल यानी कि शहीद कर चुका है, आप क्या बकवास कर रहे हैं। दूसरे हैं इमरान रियाज खान साहब, और तीसरे हैं साबिर शाकिर साहब, और इन जैसे कई और हैं जिन्होंने जब इंडिया ने हमला किया तो सबसे पहले कहा कि ये मिली भगत है, मोदी और नवाज शरीफ ऐसे हैं, ये आपस में बैठ के तय कर रहे हैं। इसमें अजम्पशन ये थी कि नवाज शरीफ सरकार चलाता है, पाकिस्तान में जो रहता है उसको पता है कि सिविलियन गवर्नमेंट की कोई हैसियत औकात नहीं। ये ना भूलिए कि हम अपनी पाक फ़ौज को जंग में सपोर्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने में सपोर्ट नहीं करते। तो ये झूठ आप आवाम को मत पढ़ाएं। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जनाब कोई बड़ी बात नहीं, नवाज शरीफ मोदी को कहे कि ड्रोन मरवा दे अडयाला जेल के ऊपर। ये वक्त नहीं था ये बातें करने का, अफसोस हुआ। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए और अवामुन नास को सोचना चाहिए कि ये लोग जो ऐसे मौके पे झूठ बोलते हैं जब पाकिस्तान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है, आप इसको हल्का ले रहे हैं। इंडियन फ्रेंच राफेल रॉकेट मार रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तब आप ये बातें कर रहे हैं। इसको इस्तेमाल करें। इन लोगों ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को इस वजह से मुंह की खानी पड़ी। और एक इंसान का प्लान होता है और एक अल्लाह का प्लान होता है, और अल्लाह के प्लान में इंडिया की और इन जैसे लोगों की शिकस्त लिखी हुई थी। अब हम आते हैं इंडियन फेलियर्स के ऊपर, बहुत सारे हैं, हम ब्रीफली सबको इंशाल्लाह कवर करेंगे। नंबर 1, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम इस वक्त नहीं बता सकते कि कितने जहाज़ गिरे, डैमेजेस हुए, और हमने उनके भी गिराए, लेकिन हम बता नहीं सकते क्योंकि हम करंटली अंडर वॉर हैं। ये इंतहाई डिफरेंट अप्रोच थी एज अपोज टू DGISPR और पाकिस्तान एयरफोर्स की। उन्होंने ना तो सिर्फ जहाज़ गिनवाए, बताए कौन से जहाज़ हैं, ऑडियो सुनवाई पायलट्स की आपस में, बल्कि एक तो बहुत अच्छा लतीफ़ा था जहाँ पे एयर के वाइस मार्शल ने कहा कि एक का कॉल साइन था गॉडजिला, वो एनिमल एक्सटिंक्ट है, तो अब राफेल भी एक्सटिंक्ट हमने कर दी है। उन्होंने एग्जैक्ट GPS कोऑर्डिनेट्स दी जहाँ पे जहाज़ गिरे, और इस बात की तस्दीक दुनिया के मीडिया ने की। पाकिस्तान की मत माने, ISPR की मत माने, दुनिया की मीडिया की माने। दुनिया के मीडिया में कौन था? BBC, वो हमारा फूफी का पुत्र नहीं है। CNN,
उन्होंने बेटी नहीं हमें दी हुई, कोई रिश्तेदारी हो हमारी आपस में, रॉयटर्स। इन तीनों अखबार के माजी उठा लें तो ये पाकिस्तान पे जितनी गालियाँ लान थान करते हैं, जितने एक्सपोजेज करते हैं, तो मेरा ख्याल है उन तीनों का कहना कि नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये वाकई किया है, मानना पड़ेगा। डेली टेलीग्राफ का आज का आर्टिकल उठा लें एयरफोर्स के बारे में, और आने वाले दिनों में आपको एज ए केस स्टडी प्रेजेंट किया जाएगा मिलिट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से कि दुनिया की शायद हिस्ट्री की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी एरियल फाइट हुई है और पाकिस्तान कैसे उसके अंदर जीता है। पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने 6 जहाज़ गिराए हैं, 4 जहाज़ तो दुनिया ने कंफर्म कर दिए हैं इंशाअल्लाह ताला। DGISPR साहब ने अभी तक झूठ नहीं बोला कौम से इस मामले में, तो 2 जहाज़ भी कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन चले हम 1 टन हुस्न ज़न रखते हैं, 4 ही जहाज़ गिरे हैं। आपकी इकॉनमी हमसे सैकड़ों गुना बड़ी, मुल्क सैकड़ों गुना बड़ा। राफेल जहाज़ आपके पास, जो बालाकोट के बाद इंडियन सरकार ने खुद कहा था कि अगर राफेल होता तो कहानी कुछ और होती, अभिनंदन पकड़ा ना जाता। तो राफेल भी आप पे किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि औरंगज़ेब साहब जो हमारे एयर वाइस मार्शल थे, उन्होंने कहा कि जी राफेल तैयारा बहुत अच्छा है लेकिन ट्रेनिंग बड़ी मैटर करती है। मैं उन्होंने आराम से कह दिया कि सर वो बंदे फारग ने, जहाज़ ठीक है, जहाज़ सानू दोगे तो असी ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैं समझता हूँ उनकी बात दुरुस्त है, राफेल तैयारा इंतहाई एडवांस्ड है। लेकिन यहाँ पे भी चूड़ियाँ पहन के हमने 1902 के जहाज़ नहीं रखे हुए थे, JF-10s थे। और चाइना बहुत देर से बकवास कर रहा है कि हम मिलिट्री टेक में बहुत आगे निकल गए, दुनिया नहीं मानती थी। बहरहाल अब तो मानना पड़ेगा, देयर इज़ नो टेस्ट बेटर देन अ प्रैक्टिकल। हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया JF-10 की पावर, स्पेशल रॉकेट्स की पावर, उनकी रेंज की पावर, कि अपनी हदूद में रह के हम आपके अंदर घुस के आप ही के जहाज़ गिरा देंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट में नुकसान किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का, और $100 बिलियन प्लस स्टॉक एक्सचेंज का नुकसान हुआ है इंडिया का। तो एज फार एज द एयरफोर्स इज़ कंसर्न, रिजाउंडिंग विक्ट्री। और यहाँ पे फिर मैं नेशनल रोस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे एयर वाइस मार्शल की लाइन कोट करूँगा कि आई विल बिगिन वेयर आई लेफ्ट ऑफ, PAF वर्सेस IAF 6-0। यानी कि इससे ज़्यादा शर्मनाक गुफ्तगू मैंने लाइफ में नहीं सुनी। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि मैं औरंगज़ेब साहब की प्रोफेशनलिज्म को दाद दूँगा। वो हंसते हंसते रुक जाते थे, बस एक मुस्कुराहट दे के चुप कर जाते थे, कहते थे कि यार जंग है, इसको लाइट मत लें। अब हम दूसरे फेलियर ऑफ इंडिया पे आते हैं, डिप्लोमेसी। कई सालों से हमें ये बकवास सुननी पड़ती थी कि जय शंकर ये, जय शंकर वो, हाउडी मोदी, तो मोदी यहाँ चला गया तो मोदी यूँ होगा, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। और वाकई पाकिस्तान के जो करतूत रहे हैं माजी के, उसके बाद आइसोलेशन बनती है। लेकिन इस पूरी जंग के माहौल में किसी मुल्क ने इंडिया को इंटेल नहीं प्रोवाइड की, किसी मुल्क ने इंडिया को एरियल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की। लेकिन चाइना, जो दुनिया की शायद इस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर है, उसने कहा कि पाकिस्तान एंड चाइना आर आयरन क्लैड ब्रदर्स। उन्होंने पाकिस्तान को ना तो सिर्फ इंटेल दी, एयर असिस्टेंस भी दी, वेपन्स भी दिए, हर चीज़ की। तो इंडिया की डिप्लोमेसी कहाँ गई? इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी घटिया है कि IMF, जो एक वेस्टर्न बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया पिछले कई सालों से वेस्ट को वाय कर रहा है, उन्होंने भी हमें लोन दे दिया। यानी कि मिड वॉर, ये शायद दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पाकिस्तान इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। कैसे? IMF कहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, लोन मिलेगा, कहता है ना। IMF कहता है आप फिस्कल ऑस्टेरिटी करेंगे, लोन मिलेगा। IF ने पाकिस्तान को कहा तू जंग भी करेगा तो तेरे को लोन देगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अग्रेसर कौन था, उनको पता है चवल कौन मार रहा था। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने जो रिस्ट्रेंट दिखाई, उन्होंने इंडिया को कई मौके दिए कि अच्छा यार तूने ये कर लिया, बाज आ जा, कोई गल नहीं, तूने ये भी कर लिया, बाज आ जा। जब बिल्कुल आप अगले को मजबूर करेंगे तो चपेटें तो रसीद होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई। इससे नज़र आता है कि जो डिप्लोमेटिक विंस इंडिया अपने दिमाग में लेके और अपनी अवामुन नास को पढ़ा रहा था, वो सच नहीं थी। 1.5 बिलियन का मुल्क है, इसको बेवकूफ़ मत समझें और मत बनाएं। अब हम आते हैं तीसरे फेलियर में, जिसने सेकंड फेलियर में बहुत कंट्रीब्यूट किया था, जो झूठी हवा थी डिप्लोमेसी की, वो था मीडिया। जंग के दौरान झूठ बोले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमने दुनिया की वॉर्स में देखा है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को सर पैर होता है। मिसाल के तौर पे मैं असदुल्लाह तारिक हूँ, मुझे जंग के दौरान एक गोली लग जाती है, तो अगर दूसरी साइड रिपोर्ट करेंगे हमने 4 गोलियाँ इसको मार दी हैं, रिलेटिवली बिलीवेबल होता है। लेकिन अगर मुझे कोई गोली ना लगी हो और आप कहें कि मैं भी कत्ल हो गया हूँ, मेरा बाप भी कत्ल हो गया, हमने इसका पूरे ख़ानदान को आग लगा दी है, थोड़ा रिडिकुलस हो जाता है।
इंडियन मीडिया और इंडियन इंडिपेंडेंट मीडिया अब खुद डिबंक कर है मोदी सरकार के बैक्ड मीडिया के झूठ। रिपब्लिक टीवी अपने आप को एशिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क करता है, तो उसको बहुत सारी कालक लेनी चाहिए, मुंह मान लेनी चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त, जिनकी इंटरनेशनली रिस्पेक्ट थी, उनको भी मुंह काला कर लेना चाहिए। जिस तरह के झूठ वो प्रोपगेट कर रहे थे कि हमने पायलट पकड़ लिया है, हम कराची में घुस गए हैं, कराची जल रहा है, लाहौर क्या सी पोर्ट तबाह हो गया। पर्सनली स्पीकिंग, ये वाला मैं सबसे ज़्यादा ऑफेंड किया था कि लाहौर में सी पोर्ट है और मुझे 33 साल में पता ही नहीं चला। हम एवं चवलों की तरह कहते थे कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह, लाहौर बंदरगाह है। वैसे अगर पंजाबियों को बंदरगाह मिल जाए तो हम कराची भी बंद करवा देंगे जिस तरह बाकी मुल्क बंद करवाया हुआ है। माना नॉर्थ पंजाब पाकिस्तान चलाता है, लेकिन इतना भी हमें क्रेडिट मत दो, यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन इन्होंने वो भी तबाह कर दी। यानी कि हमारे पास एक हिडन बंदरगाह थी जिसका पूरे पाकिस्तान को नहीं पता था, अकेले इंडिया को पता था, रॉ को पता था, और उन्होंने वो तबाह कर दी। इसके बाद मोदी सरकार की बैक्ड मीडिया ने हमें यह बताया कि आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कू हो गया और आसिम मुनीर साहब को अरेस्ट कर लिया गया। भाई दी वे, उससे 24 घंटे पहले वो कह रहे थे कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में ही नहीं है, वो फैमिली समेत इंग्लैंड चला गया। उससे चंद घंटे पहले वो कह रहे थे आसिम मुनीर छुपा हुआ है बंकर के अंदर। आसिम मुनीर साहब कभी टैंक पर तस्वीर खिंचवा रहे थे, कभी मीडिया ब्रीफिंग्स दे रहे थे। कौन सी दुनिया में आप रहते हैं यार। पर चले, आपने कह दिया, अच्छी बात है। असल में होता क्या है कि जब हम किक बॉक्सिंग करते थे ना, तो जो लड़का उस दिन स्पारिंग में ज़्यादा कुट खाता था ना, उसके बाद सब उसका मोराल बढ़ाते थे, कहते यार तूने किक मारी थी, कमाल। हालांकि उसका मुंह लाल हुआ होता है और भी बड़ा कुछ लाल हुआ होता है, लेकिन उसको हम सपोर्ट करें तो कोई नहीं, आप करें, ये बातें अच्छी बात है। और जो पाकिस्तान ने आपके साथ किया बुरी बात है, नहीं करना चाहिए था, ज्यादती है। मैं आपके साथ हूँ, कोई और पाकिस्तान में आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह पाकिस्तान ने आपको जलील और रुसवा कर दिया, मैं आपके साथ हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पाकिस्तान के लोग जो मीम्स बनाते हैं, हाथ हौला रखो। माना उन्होंने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख दिया, लेकिन कहानी आगे ना बढ़ाओ, सिंदूर तक ही रहने दो। हमने ऑपरेशन का नाम कुरान की आयत पर रखा है, मुकद्दस हमारी किताब है। आप कुछ भगवत गीता में से ही ले लेते, को रामायण से ही ले लेते, आपने कहा सिंदूर। इसकी लॉजिक और मंतक क्या था आज तक मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन चले इस पर हम आपको जज नहीं करते, और बड़ी चीज़ें जज करने को। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। फिर हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, इंडिया का फेलियर जो हम समझते हैं, यानी कि एयरफोर्स फेल कर गई, आपकी डिप्लोमेसी फेल कर गई, आपका मीडिया फेल कर गया। मीडिया के अंदर मैं एक चीज़ बताना को भूल गया, 8000 बैक वक्त आपने न्यूज़ आउटलेट्स बैन किए ट्विटर से। आपने उन्हीं के यूट्यूब चैनल्स बैन किए जिसमें द वायर था, जो इंडियन रन ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपने पूरा का पूरा पाकिस्तानी ट्विटर अपने लिए बंद किया। इसके रिवर्स में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2, 3, 4 चैनल बंद किए और ये गलत किया। आप उन चैनलों को भी एक्सपोज होने देते, जिस तरह आकाश बैनर्जी एक्सपोज हुआ है। ये कहीं ना कहीं नीम गरम हिंदुत्वा सबके दिलों के अंदर होता है। कोई गल अच्छी बात है, अपने मुल्क के लिए वाय करना, चीयर लीड करना कोई बुरी बात नहीं, मैं इसको बुरा नहीं समझता, विद इन रियलिटी ऑब्वियसली। तो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर था, और ये फेलियर ट्विटर ने दुनिया में रिपोर्ट किया। यानी कि दुनिया, जब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, हालांकि हम आपको डेमोक्रेसी नहीं मानते, आपकी भी रियलिटीज़ खुल चुके हैं दुनिया के सामने, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने शायद सबसे बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्लैंप डाउन किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत बुरी है जर्नलिस्ट के साथ। हमने जर्नलिस्ट कत्ल भी किए हुए हैं, शहीद किए हुए हैं, हमने उनको अगवा किए हुए, उन पर जुल्म भी किया हुआ है, लेकिन बैक वक्त हमने ऐसी हरकत नहीं की हुई। यह आप ही ने की है। अगेन, इस जंग में, इस युद्ध में, जिस तरह आप कहते हैं, आपने बहुत बड़े रिकॉर्ड कायम कराए। राफेल असॉल्ट कंपनी का आपने 850 मिलियन यूरो का मार्केट कैप का नुकसान करवाया जी। 40% आपने JF10 की जो पेरेंट कंपनी बनाती है चाइना की, उसका स्टॉक में राइज करवाया आपने। वैसे हक पाकिस्तान का उस पैसों में बनता है, उम्मीद है कि चाइना को सानू कमीशन ही उस माचे दे दे। या आपने करवाया, हमने नहीं करवाया।
आपने S-400 रशिया के डिफेंस सिस्टम को वो नुकसान पहुंचवाया जो यूक्रेन नहीं कर सका, 1.5-2 साल से जंग लड़ रहा है। उनकी स्टॉक डिप भी आ रही है। दुनिया का पैसा स्टूपिड नहीं होता, जहाँ पर रिजल्ट आता है वहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, इसलिए चाइना में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये सारा आपको है। और अभी करंटली अमेरिका बेच रहा है वेपन्स इंडिया को। मैं अमेरिका कहूँगा सोच लो, एम किसी जंग में थोड़े स्टॉक भी इसी गिरा देने, तो बेहतर यह है कि स्मूथ से ना करो। ये जंगजू नहीं है। 71 के अंदर मुसलमानों की मदद से बांग्लादेश की ये जंग जीत पाए थे, यानी कि वहाँ भी मुसलमान ही काम आए थे, ये कुछ नहीं कर सके थे। 99 के अंदर हमारा इंटरनल फेलियर था, बिल्कुल था। 65 के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें हकायक के साथ सामने आ गई उस जंग में हुआ क्या था। बार ये राउंड तो हमें जाता है, या आप माने या माने। और अगर आप पिछली 2-3 इंगेजमेंट्स देख लें तो भारी नुकसान हमने इंडिया को पहुंचाया है, डिस्पाइट हमारी इकॉनमी टर्मोइल में होने के लिए। अब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया के फेलियर की। बीजेपी एक्सपोज होगी। कांग्रेस ने ड्यूरिंग द वॉर क्राइसिस उनका साथ दिया। जब वॉर का सीज फायर अनाउंस हुआ तो सबसे ज़्यादा सवाल उन्होंने पूछे। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया, हम जंग हर फ्रंट पे जीत चुके थे। हमने एयर बेसें तबाह कर दी, हमने न्यूक्लियर बेस तबाह कर दी। ये एक नई शोशा खबर मार्केट में उन्होंने फ्लोट किया। कहीं आपको बाय द वे थीरीज मिलती जाएंगी इज्जत बचाने के लिए। हमने निस्तो नाबूद कर दिया पाक फ़ज़ाइया को। तो उसके बाद हमने सीज़ फायर क्यों किया? अब ये एक बहुत हॉट क्वेश्चन है। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने सीज़ फायर कराया, पाकिस्तान गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट कहती है पाकिस्तान अमेरिका के पास गया सीज़ फायर कराने के लिए। पूरा पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करता है कि इंडिया गया सीज़ फायर कराने। इंडियन की मीडिया में स्प्लिट आ जाता है। क्यों? रिपब्लिक टीवी खुद बताता है कि जयशंकर ने अमेरिका को अप्रोच किया कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर रेडी हो रहा है। अगर आपने पाकिस्तान की हर चीज़ तबाह कर दी थी तो हम न्यूक्लियर रेडी कैसे हो रहे थे? आपने कहा ना हर चीज़ तबाह कर दी, और हम न्यूक्लियर रेडी हो रहे थे तो आप भाग गए अमेरिका पापा के पास। तो यानी कि फिर आपकी फटी ना, हमारी तो नहीं। हम तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं जुनूनी पागल लोग हैं, फट जाएंगे आपको ही फाड़ देंगे। मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं जो क्लेम करता है कि हम नूक इस्तेमाल नहीं करेंगे। बल्कि आपका फेवरेट आदिल राजा आप ही की टीवी पर आए कहता है ध्यान करना आसिम मुनीर पागल है, नूक फाड़ देगा। आसिम मुनीर अकेला पागल नहीं है, ज़िया भी पागल था, बाजवा भी पागल था, मुशर्रफ, ये सब पागल है क्योंकि कौम पागल है बेसिकली। हम तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, जंग है, बस जंग करा दो, लड़ना, बस ये हमारा पास टाइम है। आप लाहौर शहर में देखेंगे ना, 2 गाड़ियाँ आपस में टकराएंगी, 100 बंदा इकट्ठा हो जाएगा कि भाई लड़ेंगे आज, जो मर्जी हो जाए। किसी की मोबाइल स्नैचिंग हो जाए, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आपके ड्रोन गिर गए, लोग आगे इकट्ठे हो गए। नूर खान एयरबेस के बाहर इमेजेस देखें, अगलों ने मिसाइल मारा है यार। मिसाइल के बड़े डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं। लोग बाहर खड़े पूछ रहे हो क्या रहा है? फूड पैंडा ऑर्डर हो रहा है सर, फूड पैंडा की मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं कि खाना मंगा के यहाँ खा लें। पागल हैं। हमें जब हम ट्रेनिंग करते थे किक बॉक्सिंग की, कराटे की, MMA की, तो हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते थे कि सड़क के ऊपर कोई भी सिचुएशन हो जाए हम हैंडल कर लेंगे। उसकी वजह से एक काम कंफर्ट होता था हमारे अंदर। लेकिन हम कभी भी किसी ना हिरैंची नशेई से नहीं लड़ना चाहते थे, क्यों? वो पागल होते हैं। तो बेसिकली ये कौम पागल है, मत करें आप, ठीक है। और पॉलिटिकली स्पीकिंग अब इंडिया के अंदर इंक्वायरियाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ खोलेंगी कि इस सारे के बावजूद आपने सीज़ फायर कैसे कर लिया? आप तो विन में थे। इस सिचुएशन के अंदर बीजेपी ने जो ये सारा युद्ध का समा बनाया था एक इलेक्शन के लिए, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और पता नहीं कितने इनोसेंट सिविलियंस को अपने मुल्क में कत्ल करवाया, मकबूजा कश्मीर में कत्ल करवाया और पाकिस्तानी लोग शहीद किए। अगर इलेक्शन की कॉस्ट बीजेपी के लिए ये है कि हम जंग करा दिया करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए, तो फिर तो आप मिलिट्री डिक्टेटर से बुरे हैं। फिर तो आसिम मुनीर जो है आपके सामने फरिश्ता लगता है। अगर आपका ये लेवल है कि पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आपका कंपैरिजन हो रहा है कि आप पॉलिटिकल पावर कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी तो आपकी बढ़ गई। और इंडियन डेमोक्रेसी बढ़ चुकी थी जिस दिन से उन्होंने द बुचर ऑफ गुजरात को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। हमारे यहाँ तो लोग पावर में आके वॉर क्राइम्स करते हैं, ये वॉर क्राइम करके पावर में आए हैं, रिवर्स किए हैं उन्होंने। हमारे यहाँ भुट्टो साहब प्रेसिडेंट बन के फिर उन्होंने बलोच लोगों पे जुल्म किया, ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट बन गया फिर उसने जुल्म किया, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बन गए फिर उन्होंने KPK में जुल्म किया। आप तो गुजरात में बंदे मार के प्राइम मिनिस्टर बने। आप तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि इसराइल का सबसे भारी एयरफोर्स का नुकसान पाकिस्तान ने किया था
और आज इसराइली 500 प्लस ड्रोन भी पाकिस्तान ने ही तबाह किए। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स और स्टैट्स रियल टाइम में हो रही है। ग्रॉक को जो आपने पापा बनाया हुआ है वो एआई है, आप लोग तो हमारे से टेक में भी आ गए हैं। इसको समझे, एआई सिर्फ कंपाइल करता है चीज़ों की न्यूज़ को और उनको वेरीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करता है जो ऑलरेडी कोई वेरीफाई कर रहा होता है। वो रियल टाइम में आपको नहीं बता सकता कि असॉल्ट कंपनी ने क्या बोला है न्यूज़ आउटलेट्स को। तो खुदा का खौफ करें, अपने किसी देवी देवता का खौफ कर लें और अक्ल अपनी ठिकाने लगाएं। अब आते हैं जी पाकिस्तान के फेलियर्स की तरफ, क्योंकि हैं ओवरवेलमिंग विक्ट्री है, बट हर जीत में भी लर्निंग कर्व होती है। सबसे पहली ये है कि हम सक्सेसफुल नहीं थे प्रीएम्प्टिवली मिसाइल्स रोकने में और ड्रोन स्वॉर्म को बॉर्डर पे ही रोकने के, वो हमारे मेनलैंड में आया। इसके लिए अब हमें अपना डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना ही पड़ेगा। इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, हमने कॉन्शियस चॉइस मेक की कि ड्रोन्स को रोकने के लिए अगर हम एयर डिफेंसेस ऑन करते हैं तो वो साथ मैप हो जाती हैं। इसलिए हमने कहा उनको हम बटेर की तरह शूट आउट ऑफ द स्काई करेंगे। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, हमारे पास एक नहीं मल्टीपल डिफेंस मैकेनिज्म होने चाहिए जहाँ पर ये बटेर वाली हरकत ना करना पड़े। हालांकि पंजाब के लोगों को शिकार का बहुत शौक है, लेकिन ये कोई फीजिबल शिकार नहीं है कि हम बैठ के यहाँ पे फायरिंग कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा फेलियर पाकिस्तान का क्या आइडेंटिफाई हुआ, वो ये आइडेंटिफाई हुआ कि हमने सीज़ फायर क्यों मानी। अब आप पूछेंगे हम क्यों कह रहे हैं, सीज़ फायर तो हमारे लिए विन थी। इस पूरे ऑपरेशन ने मोदी सरकार को एक्सपोज किया मकबूजा कश्मीर के हवाले से। पूछें कैसे? पहलगाम का टेररिस्ट इंसिडेंट मकबूजा कश्मीर में होता है, एक जगह जो मोदी सरकार के कंट्रोल के अंडर है। वहाँ के लोकल सीएम की भी कोई औकात नहीं है, फेडरली कंट्रोल करती है हर चीज़। 10 मिनट में उस वाक़े के होने के बाद एफआईआर कटी से पाकिस्तान को नामजद कर दिया जाता है। वो बुनियाद बनाई जाती है सारे हमले की। अब आपको समझना चाहिए कि वहाँ के आम मुसलमान की क्या प्लाइट है, क्या हैसियत है। जितना तशद्दुद उन पे होता है शायद कहीं इस पूरे रीजन में नहीं हो रहा। इंडिया बलूचिस्तान का तो बड़ा रोता है और हम भी बताते हैं कि बलूचिस्तान में लोगों के साथ ज़्यादती होती है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए उसके बारे में। लेकिन जो मकबूजा में हो रहा है 40, 50, 60, 70 सालों से, वो अनहर्ड ऑफ है। हमें वॉर का फ्रंट मकबूजा पे खुला रखना चाहिए था कि उन लोगों की आज़ादी की प्लाइट हम कर सकें। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है इंडिया का अमेरिका के पास भाग के सीज़ फायर मांगने का। वो क्या है? पहली दफ़ा इंडिया को जबरन एक्सेप्ट करना पड़ा है कि कश्मीर के इशू पे बायलैटरल नहीं, किसी बड़े पैमाने पर टॉक्स होंगी। पूछे कैसे? इंडिया ने हमेशा मेंटेन किया कि ये हमारा इंटरनल इशू है, पाकिस्तान और हम बैठ के इसको रिजॉल्व करेंगे, कोई इंटरनेशनल बॉडी इंटरफेयर नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में क्लियरली कहा है कि हम इसका भी फैसला इंशाल्लाह आपका करवा देंगे। यानी कि इंडिया की कंडीशन ऑफ सीज़ फायर में अंदर अमेरिका ने ये शिक शामिल की कि आप कश्मीर इशू की बात करेंगे। इंडिया अमेरिका को बैठा के, यूएन को बैठा के, बॉडी टू बी डिटरमिन्ड लेटर ऑन। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर है। तो ये थे पाकिस्तान के कुछ फेलियर जो हमने आपके सामने रखना अपना फ़र्ज समझा था। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फ़िल वक्त तक जो जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस रिपोर्ट करते हैं वो रिलेटिवली सच निकलता रहा है, और ये मैं समझता हूँ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल है। अक्सर ये पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन ये अच्छी बात है कि वॉर टाइम में वो लोगों को ब्रीफ करते रहे और उस ब्रीफिंग के दौरान वो सच बोलते रहे। उनकी देखा देखी इंडिया की मजबूरी बन गई ब्रीफिंग्स देना। लेकिन मैं एक बात यहाँ करना चाहूँगा कि मोदी बेसिकली डरपोक कायर आदमी है। जब भी कोई अच्छी चीज़ बीजेपी की सरकार करती है, जो विन होते हैं उनके लिए, तो खुद सामने आकर तकरीरें करते हैं और ख़ुद सामने आके क्रेडिट लेते हैं। यहाँ पर जब मुँह की खानी पड़ी तो अपने फौजियों को आया कर दिया, गलत बात। पहले तो आप सिविलियन से ब्रीफिंग कराए थे और 2 ख़वातीन कर्नल्स आपने बैठाई हुई थी। चेंज क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुत्ते वाली हो गई थी। तो अभी सामने आए ना, तकरीर करें ना। फर्जी पोस्ट लगाने से फ़ायदा नहीं होता, मीडिया को फेस करें। नहीं कर पाएंगे आप, आपकी इतनी जुर्रत थी नहीं। आपने अपनी पूरी सरकार के दौरान कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मीडिया के साथ, फिक्स्ड इंटरव्यूज़ खेले हैं आपने, ये आपकी औकात हैसियत है। बहरहाल ऑन दी अदर हैंड ISPR ने फ़ौरन प्रेस बैठा के ब्रीफिंग दी। एक तो हमारी इंग्लिश पहले कमज़ोर है, फिर उन्होंने इंग्लिश में सवालात भी लिए, उनके जवाब भी दिए। तो ना करें सर, बहुत जलील हुए आप। आप यकीन करेंगे 70 साल का गुस्सा हमने ये 3 दिनों में निकाला है। अब हम आते हैं डीपर स्टोरी की तरफ। वो क्या है? ये युद्ध जो था, ये अनाउंसमेंट थी एक्चुअली चाइना की दुनिया के लिए कि हम भाई बहुत आगे निकल गए हैं, ध्यान से बात करो हमारे साथ। अमेरिका ने टैरिफ वॉर लॉन्च की, चाइना ने कहा एब्सोल्युटली नॉट।
इंडिया ने पहले S-400 लिया, फिर राफेल लिए, अब अमेरिका से वेपन्स डील ब्रोकर करता है। जब पहलगाम होता है JD वैंस यही करने गया था वहाँ पे। चाइना ने दिखाया कि भाई गलत बाप के पास तुम जा रहे हो, असली माल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये लोग पाकिस्तान को देते हैं। दुनिया भर को जब वो रॉकेट देते हैं तो 150 किलोमीटर वाला देते हैं, हमें उन्होंने ओरिजिनल दिए 300 किलोमीटर वाले थे। उन्होंने कहा चेक तो करो ना ज़रा, बॉब की शर्ट है, बहुत अच्छी है, चास आएगी आपको। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये देखना होगा कि दुनिया का पैराडाइम चेंज कर गया। चाइना मेजर प्लेयर है अब दुनिया के अंदर। इस सिचुएशन में पाकिस्तान को दिमाग खोल लेना चाहिए कि भाई अमेरिका के उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एलाय मौजूद है चाइना, आप उससे कदम बढ़ाएं। इस वक्त CPEC को रिवाइव करना क्रिटिकल है हमारी इकॉनमी के लिए। तो भाई चाइना के वेपन्स पे ट्रस्ट था, तो चाइना के इकोनॉमिक प्लान पे भी ट्रस्ट रखो, उसमें भी हमारे लिए खैर है। ठीक है, अच्छी डील नेगोशिएट करो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस प्लान को फॉलो थ्रू करो। तो ये वेकअप कॉल है। और इस राउंड ऑफ USA वर्सेस चाइना में चाइना जीता है। इंडिया को एक और पैगाम है, हमने सारी उम्र अमेरिका की नौकरी की है। अमेरिका के दुश्मन तो ट्रबल में होते हैं, जो उनकी नौकरी करते हैं वो ज़्यादा ट्रबल में होते हैं। ये जो दहशत गर्द है ना, ये अमेरिका की वजह से। उन्होंने हमें कहा था पाल पोस के इनको बड़ा करो। तो आप विक्टिम मत फॉल करें उस चीज़ को, हमारे साथ बना के रखें, हम आपसे प्यार मोहब्बत करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। यार हम कितने अच्छे दुश्मन हैं, तुम्हें छितर मार के भी कहते हैं कोई मसला नहीं, हम तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं। तुम्हारे मुल्क में दहशत गर्दी होती है, हमें दुख होता है, उसको रिजॉल्व करने को तैयार है। हमारे मुल्क में तुम BLA को फंड करना बंद कर दो, अच्छी बात होगी। वैसे करते भी रहोगे तो इंशाल्लाह उनको भी निस्तो नाबूद ही कर देंगे। चीफ ने अपनी तकरीर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कहा था कि ये 1500 BLA वाले हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, वो इतनी बड़ी इंडियन फ़ौज को हम समझते ही कुछ नहीं है। और जो इंडियन फ़ौज की उन्होंने दुर्गस बना दी है अभी, तो BLA वाले भी खैर मनाए, क्योंकि BLA वाले क्या अनाउंस करते हैं कमाल। मैंने वो नोटिस पढ़ा हूँ, जैसे अनाउंस हुआ है कि हम तैयार हैं, इंडिया हमें बताए हमला करने के लिए तो हम पाकिस्तान में भी टूट पड़ेंगे, बलूचिस्तान कब्जा कर लेंगे। ईऑन पॉडकास्ट पे हम हमेशा प्रीच करते हैं कि वायलेंस ना हो और गवर्नमेंट कंट्रोल तरीके से लोगों के साथ डील करे, लेकिन लोग भी इतने बेशर्म हैं, इतने बगैरत हैं। भाई क्या तुम बातें कर रहे हो, कैसे तुम रियासत को टेक ओवर करते हो, इम्पॉसिबल बात है, ये मत कीजिए। ये जो मिस एडवेंचर्स होते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रोसेसेस में बिलीव करें, करेक्ट जगहों पे आवाज़ें उठाएं, हम आपके साथ हैं। आप बताएं कि हमने कौन सी माइनॉरिटी, कौन से दूर दराज इलाके के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज़ाद कश्मीर में बिजली का नाजायज़ क्राइसिस हुआ, हम वीडियोज़ उसे बनाते हैं, हम ये करते हैं। आपके मकबूजा कश्मीर में इशू होता है, हम उससे बात करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, उसमें हम बात करते हैं। पारा चिनार में कुछ होता है, हम उससे बात करते हैं। इंटीरियर सिंध के फार्मर्स के लिए कुछ होता है, हम बात करते हैं। मिलिट्री उकारा फार्म्स में जहाँ पे नजायज़ कत्ल किया, हम उसकी बात करते हैं। नेस्ले सब्जुगेट करता है ह्यूमन राइट्स, हम उसकी बात करते हैं। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि जायज़ तरीके में आपके बहुत एलाइज एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको यूज़ करें, नाजायज़ में मत जाएँ। नाजायज़ में हम रियासत के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस ऑफ अ रीजन इज़ हैंडेड टू ए गवर्नमेंट, ये सॉवरेनिटी है। जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, उसको यही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो पाकिस्तान आर्मी ने दिया। आखिरी बात, जंग होगी ख़त्म, लेकिन वी मस्ट बी रेडी एंड अलर्ट एट ऑल टाइम्स। इंडिया को जो चपेट पड़ी है, वो अपने वूंड्स लिक कर रहे हैं। मोदी की मजबूरी है वो कोई जवाब दे, सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। एज़ फार एज़ आवर चैनल इज़ कंसर्न, हम बैक टू रेगुलरली शेड्यूल्ड प्रोग्रामिंग है और इस्टेब्लिशमेंट की बैशिंग दोबारा हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, जहाँ पे वो गलत काम करेंगे। लेकिन जो लोग इस मौके पे एक्सपोज हुए हैं, प्लीज़ काइंडली उन लोगों को दोबारा क्रिटिकल लेंस से देखना शुरू करें। डोंट लेट एनीबडी ब्रेन वॉश यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।